हाय एवरीवन, वेलकम टू टुडेस वीडियो। आज के इस वीडियो में मैं कवर करूंगा आपके लिए इंडिया के टॉप 3 मिड कैप फंड्स। अगर आप इससे पहले टॉप 3 स्मॉल कैप और टॉप 3 एआरएस फंड्स के बारे में नहीं देखे तो अभी आप जाके देख सकते हो इधर आई बटन में क्लिक करके। तो लेट्स गेट स्ट्रेट टू द वीडियो। बिफोर डिस्कसिंग कि टॉप 3 मिड कैप फंड्स कौन से वाले हैं, हम लोग एक बहुत इंपॉर्टेंट स्निपेट देखते हैं। तो इसमें अगर आप देखो तो मोतीलाल ओसवाल का ये एक रिपोर्ट से मैंने उठाया है। तो 1995 में तो ये आज के दो जो बहुत बड़ी कंपनीज है, इन्फोसिस, पिडिलाइट, ये एक समय में ना ओनली थ्री बिलियन डॉलर कंपनी हुआ करता था। आज ये बहुत बड़ी कंपनीज है। तो इस जर्नी में ये बहुत पैसा कमा के दिया है अपने शेयर होल्डर्स को। तो ये जो मिड कैप फंड है ना, ये होता है 101 से लेकर 250 तक कंपनी में। तो 150 कंपनी में से 10 कंपनी ऐसे बने हैं जो मिड से मेगा बना है, मिड से लार्ज साइज कंपनी। तो देखो, अगर आप प्रोबेबिलिटी के टर्म से देखो, आउट ऑफ 150 कंपनी 10 ऐसे कंपनी हुआ है जो बहुत पैसा कमा के दिया है। तो मान लो आपके पोर्टफोलियो में ऐसे 20 से 30 कंपनी अगर है, तो ऑन एन एवरेज आपको 2 से ऐसे 3 कंपनी मिल सकता है जो आपको बहुत पैसा कमा के देगा। और यही एक्चुअली फंड मैनेजर को चाहिए कि जो ऑन एन एवरेज उसको एक अच्छा रिटर्न, मुनाफा कमा के दे सके। तो हम लोग देखते हैं थोड़े मिड कैप फंड्स के बारे में। तो जैसे कि मिड कैप फंड्स के बारे में हमने समझा कि ये टॉप 101 से लेकर 250 तक कंपनीज होता है। और लास्ट 27 ईयर्स में 10 ऐसे कंपनी है जो मिड से मेगा में आया है। तो ये लेफ्ट में अगर आप ये देखो अच्छे से, तो ये मिड से लेकर मेगा में गए हैं ऐसे 10 कंपनीज। लेकिन एक स्केरी चीज आप अगर देखो तो ये देखिए, जो मेगा से छोटे में भी कन्वर्ट हुआ 45 कंपनीज। मिड कंपनी से मिनी मतलब एकदम एक मिड साइज कंपनी, वो एकदम इतना खराब परफॉर्म किया कि वो एकदम छोटा कंपनी बन गया। तो ऐसे भी बहुत सारे 99 कंपनीज है। तो इसीलिए ये चीज इतना इजी भी नहीं है, काफी डिफिकल्ट है। इसीलिए एक फंड मैनेजर के थ्रू जाना एक अच्छा तरीका होता है, क्योंकि वो हमारे लिए मेहनत करके लाएगा। और एक भी रीजन क्या है कि मिड कैप फंड में हमें क्यों इन्वेस्ट करना चाहिए, तो ये राइट में आप चार्ट देख सकते हो जहां पे दिखाता है कि निफ्टी का मिड कैप जो इंडेक्स है, तो ये हमेशा से निफ्टी 50 और निफ्टी 50 जो वाला नेक्स्ट नेक्स्ट 50 जो कंपनीज है, मतलब 51 से लेकर 100 कंपनी और पहले टॉप लार्जेस्ट 50 कंपनी में से हमेशा ये अच्छा रिटर्न दिया है। निफ्टी मिड कैप 150 हमेशा से बाकी दोनों इंडेक्स को बीट किया है। तो इसीलिए मिड कैप एक अच्छा, बहुत अट्रैक्टिव कैटेगरी हो जाता है जो आपके लिए अच्छा रिटर्न कमा सकता है। लेकिन वो स्टॉक चूज करना उतना ही डिफिकल्ट है। तो ये हमने समझा इसमें। तो अब तो हमने समझ लिया कि मिड कैप एक बहुत अच्छा कैटेगरी है जहां पे आपका प्रोबेबिलिटी बहुत अच्छा हो जाता है कि 150 कंपनीज में से आपके करीब 8 से 10 कंपनी तो ऐसे होंगे जो आपको बहुत अच्छा रिटर्न कमा के देगा। लेकिन अब बात है कि हमको अगर म्यूचुअल फंड भी चूज करना है, उसमें भी बहुत सारे हैं। जैसे 25 मिड कैप फंड करेंटली अभी है इस पॉइंट तक, जो फरवरी 2022 में बात कर रहा हूँ। तो इतने फंड में से मैं कैसे चूज करूँ कि कौन सा एक या दो फंड है जहां पे मैं निवेश कर सकता हूँ अपना पैसा। तो इसको समझने के लिए हम लोग अभी देखेंगे कैसे एनालाइज करेंगे मिड कैप फंड्स को। तो मिड कैप फंड को एनालाइज करने के लिए ये 10 पैरामीटर्स हम लोग ने लिया है। इसमें एक्सपेंस रेशियो है, फंड साइज है, बीटा शार्प रेशियो और 5 ईयर टर्नओवर। तो सबसे पहला फैक्टर वो है एक्सपेंस रेशियो। देखिए, आप जब अपना पैसा दे रहे हो फंड मैनेजर को, तो ही टेक्स केयर ऑफ योर मनी, तो इसके लिए वो एक पैसा मैनेज करता है। अब ना, बहुत कम्युनिटी में कंफ्यूजन है कि हाई एक्सपेंस रेशियो मतलब बहुत खराब फंड है। हालांकि वो है, लेकिन आपको ये समझना पड़ेगा कि अगर कोई आपसे पैसा थोड़ा ज्यादा लेके आपको और अच्छा परफॉर्मेंस दे पाता है, अच्छा रिटर्न ले पाता है, तो वो उतना खराब नहीं है। लेकिन सिंस वी आर गोइंग बाय अ क्वांटिटेटिव फैक्टर, तो हम लोग रैंकिंग देंगे, तो जिसका एक्सपेंस रेशियो सबसे कम होगा उसको सबसे हाईएस्ट पॉइंट देंगे। उससे पहले देखते हैं कि कौन सा वो टॉप 5 फंड्स है जो आपके सामने मैं प्रेजेंट करूंगा। और इससे पहले 25 फंड्स को मैंने एनालाइज करके उसमें से जो टॉप 5 फंड्स है उसका ही एनालिसिस मैं आपके सामने कर रहा हूँ, क्योंकि वो 25 अगर मैं आपको दिखाने जाता हूँ तो ये बहुत बड़ा हो जाएगा। तो इसीलिए मैंने टॉप 5 फंड्स को ही इसमें शो किया है। तो ये 5 फंड्स है। पीजीआई इंडिया का मिड कैप फंड बहुत अच्छा फंड है। एक्सिस मिड कैप, एसबीआई मैग्नम मिड कैप, कोटक इमर्जिंग, मोतीलाल ओसवाल का मिड कैप, ये 5 फंड्स है। तो एक्सपेंस रेशियो जिसका सबसे कम है उसको सबसे हाईएस्ट पॉइंट है। तो इस हिसाब से हम लोग ने मूव किया है।
अब नेक्स्ट फैक्टर है फंड साइज। हालांकि फंड साइज ज्यादा मैटर करता है अगर वो स्मॉल कैप कैटेगरी में है, लेकिन सिंस मिड कैप भी अभी इतना बहुत बड़ा कुछ मार्केट कैप अभी नहीं हुआ है, तो इसीलिए थोड़ा बहुत तो मैटर करता है इसमें भी। तो इसीलिए इसमें भी हम लोग ने पैरामीटर के वाइज चूज किया है। तो जिसका जितना फंड साइज ज्यादा होगा उसको उतना कम पॉइंट मिलेगा। तो उस हिसाब से अगर हम लोग देखें तो सबसे कम अभी जो फंड साइज है तो वो है मोतीलाल ओसवाल का, इसीलिए उसको 5 पॉइंट्स मिलता है। नेक्स्ट फैक्टर है टर्नओवर, जो शो करता है कि फंड मैनेजर एक साल में कितना स्टॉक खरीदारी बेचना करता है। ये जितना कम है तो उतना अच्छा है। तो इसमें हम लोग अगर देखें कोटक का सबसे बेहतरीन है, सिर्फ 4% ऑफ दी स्टॉक्स वो खरीदारी बेचना करता है, इसीलिए उसको रैंक 1 मिलेगा। बीटा शो करता है कि कितना वो रिस्क लेता है फंड, तो जितना ये कम होगा उतना अच्छा है। तो इस हिसाब से हम लोग देखेंगे सबसे कम रिस्क भी कोटक ही लेता है, तो ये भी बहुत अच्छा है। इसका मतलब रिस्क मैनेजमेंट भी बहुत अच्छा है कोटक का। स्टैंडर्ड डिविएशन शो करता है कि एक फंड का टोटल रिस्क कितना है। तो अगर जितना कम होगा रिस्क उतना अच्छा है। तो इसमें भी अगर हम लोग देखेंगे सबसे कम रिस्क लेता है कोटक। तो कोटक का हम लोग अभी तक अगर देखें तो इसका रिस्क मैनेजमेंट बहुत सही है। शार्प रेशियो शो करता है कि अगर कोई फंड रिस्क लेता है तो उसके अगेंस्ट कितना ज्यादा रिटर्न ला पाता है। तो ये जितना ज्यादा होगा तो उतना अच्छा है। तो अगर हम लोग देखें जैसे पीजीआईएम वाला फंड हो गया, तो ये ज्यादा रिस्क ले रहा था, लेकिन ज्यादा रिस्क लेके ये ज्यादा रिटर्न भी ला पाता है, इसीलिए इसका काफी अच्छा शार्प रेशियो है। तो ये अच्छा चीज है, इसीलिए इसको .1 रैंक 1 मिला है, इसीलिए इसको स्कोर 5 मिला है। सॉर्टिनो रेशियो शो करता है कि अगर फंड का नेगेटिव रिटर्न जितना आता है उसके अगेंस्ट वो पॉजिटिव रिटर्न एक्स्ट्रा कितना ज्यादा आ पाता है। तो इसका मतलब है रिस्क एडजस्ट रिटर्न कितना अच्छा है फंड का। तो अगर हम लोग देखेंगे इसमें भी पीजीआईएम का बहुत अच्छा है। तो ये रिस्क तो ज्यादा लेता है, लेकिन अब अभी बहुत 2.68 लाता है। सेम मोतीलाल ओसवाल का भी बहुत अच्छा है। इनफैक्ट कोटक का भी अच्छा है, एसबीआई का भी अच्छा है। एक्सिस थोड़ा भी इसमें लैगार्ड है, लेकिन ठीक है। मतलब ऑनेस्टली अगर देखें तो मोतीलाल ओसवाल और पीजीआईएम बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है इसमें। अल्फा शो करता है कि एक फंड कितना ज्यादा रिटर्न ला पाता है। तो इसमें अगर हम लोग देखें तो सबसे अच्छा है वो है मोतीलाल ओसवाल का। तो वो थोड़ा ज्यादा अच्छा रिटर्न ला पाता है एज कंपेयर टू द मार्केट रिटर्न्स। 5 ईयर रिटर्न एकदम प्लेन सिंपल है कि लास्ट 5 साल में कौन सा फंड ने कैसा रिटर्न दिया है। तो इसमें अगर हम लोग देखें तो एक्सिस ने सबसे बढ़िया रिटर्न दिया है 20%, इसके लिए इसको रैंक 1 मिलता है। और एसबीआई ने सबसे एवरेज परफॉर्मेंस 14% ही दिया है, इसके लिए इसको रैंक 5 मिलता है। अब आता है नेक्स्ट पैरामीटर, वो है रोलिंग रिटर्न। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमको समझना पड़ेगा कि हम लोग अगर 5 साल का रिटर्न देखें तो वो हमें वो पास्ट रिटर्न बोलता है। और ऑनेस्टली पास्ट रिटर्न देख के हमको कुछ फायदा नहीं होगा। हमको तो जानना जानना है कि हम लोग जिस भी डेट से हम लोग इन्वेस्ट करें फंड में, तो हमको ऐसा कोई भी पीरियड में अगर मैं इन्वेस्ट करता तो मेरे को कितना रिटर्न मिलता। तो मान लो अगर मैं 2014 से 19 पकड़ू, 16 से 21 पकड़ू, 17 से 22 पकड़ू, तो फिर मेरा रिटर्न कैसा था। तो उस हिसाब से हम लोग देखेंगे, सिंस इट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पैरामीटर, तो इसके लिए इसको हम लोग डबल वेटेज दिया है एज कम्पेयर टू द एनी अदर वेटेज। तो इसको इसीलिए इसको आउट ऑफ 10 हम लोग मार्क किए हैं। तो इसमें अगर हम लोग देखें सबसे बेहतरीन परफॉर्मेंस है एक्सिस मिड कैप का। हाँ, इसमें आपको थोड़ा परफॉर्मेंस काफी वीक लगेगा सारे ही फंड्स का, 12.77%। इसका रीजन है क्योंकि मैंने इसमें डेटा कोविड का पहले से रिटर्न दिया है। और कोविड के पहले वाला 5 साल जो था उसमें एज एन मिड कैप इंडस्ट्री काफी वीक था, बहुत सारे टर्बुलेंस चल रहे थे, इसीलिए परफॉर्मेंस काफी वीक था। लेकिन उस दौरान में भी एक्सिस ने बहुत अच्छा रिटर्न दिया है। और ये काफी इंपॉर्टेंट चीज समझाता है। तो देखो अगर अभी तक जो एनालिसिस हम लोग ने देखे तो उसमें क्या था कि एक्सिस का ओवरऑल अल्फा मतलब मार्केट से ज्यादा रिटर्न ला पाना वो सब में वो थोड़ा वीक था। लेकिन रिस्क मैनेजमेंट और कंसिस्टेंसी के हिसाब से बहुत अच्छा फंड है ये एक्सिस वाला। तो फाइनली सारे पैरामीटर्स को देख के स्कोर्स को ऐड करके हम हमारे पास आता है ये टॉप फंड्स। कोटक आता है नंबर 1 पे 36 पॉइंट। और ये समझने वाला चीज है कि इसका रिस्क मैनेजमेंट बहुत अच्छा है कोटक का, और साथ ही उसका रिटर्न पैरामीटर्स भी बहुत सही है। सेकंड आता है एक्सिस मिड कैप। हाँ, हालांकि ये बहुत अच्छा रिटर्न आपके मार्केट के अगेंस्ट नहीं दे पाया, लेकिन इसका रिस्क मैनेजमेंट बहुत अच्छा है। कंसिस्टेंसी के हिसाब से बहुत अच्छा है जो आपको चाहिए। हाँ, देखिए हमें नहीं चाहिए कि हमको 25-30% नहीं चाहिए, 15 से 20% चाहिए, और वो कंसिस्टेंसी के हिसाब से आए। तो वो ये पैरामीटर्स बहुत अच्छे से वो कर पाता है।
और थर्ड जो मोतीलाल ओसवाल का है, हालांकि काफी पुराना फंड नहीं है, और ये इधर एक्चुअली सारे ही जितने फंड्स है एटलीस्ट 7-8 इयर्स इसका हुआ है। तो सारे पॉइंट के हम लोग देखें तो मोतीलाल ओसवाल थर्ड कैटेगरी में आता है। हालांकि पीजीआईएम भी जस्ट 1 पॉइंट के लिए बीट करता है, लेकिन सिंस इट्स अ क्वांटिटेटिव फैक्टर तो हम लोग ये टॉप 3 फंड्स यही इसी को चूज करेंगे। चलिए तो लेट्स रैप अप दिस एंटायर वीडियो विद दिस डिस्कशन। टॉप 3 फंड्स हमारे पास है कोटक इमर्जिंग इक्विटी फंड, एक्सिस मिड कैप फंड और मोतीलाल ओसवाल का फंड। इनके लॉन्च ईयर अगर हम लोग देखें, कोटक वाला सबसे पुराना फंड है, एक्सिस 2011 में आया था, और मोतीलाल ओसवाल हालांकि एकदम नया फंड है। इसका पोर्टफोलियो टोटल साइज भी अभी बहुत कम है, कुछ 2000 करोड़ का है। कोटक काफी बड़ा फंड है, लेकिन फिर भी अगर हम लोग देखें रिटर्न सिंस लॉन्च, मोतीलाल ओसवाल थोड़ा ज्यादा देता है। तो अगर हम लोग एक वर्ड में अगर समराइज करें, कोटक इमर्जिंग इक्विटी फंड जो है ये थोड़ा कंसिस्टेंट कंपाउंडर है, काफी रिस्क मैनेजमेंट काफी अच्छा है, एक्सिस का भी प्रोटेक्शन जो डाउन साइड प्रोटेक्शन है बहुत अच्छा है, और कंसिस्टेंसी के हिसाब से भी बहुत अच्छा है। मोतीलाल ओसवाल ऑन दी अदर हैंड ये थोड़ा एग्रेसिव फंड है, इसीलिए ये रिटर्न भी थोड़ा ज्यादा लाया है, क्योंकि रिस्क भी थोड़ा ज्यादा लिया है, लेकिन फिर भी कोविड के पहले भी वो जब रिटर्न लाता था तो थोड़ा अच्छा ही लाता था। इसका थोड़ा है कि ये ज्यादा खरीदारी बेचना ज्यादा करते हैं, इसलिए इसका टर्नओवर भी बहुत हाई है, इसीलिए। अदरवाइज दीज आर द टॉप 3 फंड्स, और इनमें निवेश आप कर सकते हो। हालांकि दिस इज नॉट एन इन्वेस्टमेंट रिकमेंडेशन, प्लीज डू कंसल्ट योर फाइनेंशियल प्लानर बिफोर इन्वेस्टिंग। लेकिन हाँ, ये सारे ही 3 फंड्स बहुत अच्छे हैं एज पर एनालिसिस। काफी अच्छे फंड मैनेजर इनके फंड्स को मैनेज करते हैं। और कुछ क्लोजिंग कमेंट्स। देखिए, मार्केट लास्ट 2 साल में बहुत अच्छा रिटर्न दिया है, तो अगले 2-3 साल में थोड़ा मार्केट कंसोलिडेट कर सकता है। कंसोलिडेशन मतलब ये नहीं है कि मार्केट रिटर्न नहीं देगा, बस ये है कि आपको थोड़ा देख के संभालना पड़ेगा। ऐसे लास्ट 2 साल में जो 50% रिटर्न आया है वैसा नहीं आएगा। अभी बहुत थोड़ा डिफिकल्ट सिचुएशन चल रहा है, मैक्रो इकोनॉमिक के पॉइंट से अगर आप देखें, यूएस थोड़ा फेड रेट बढ़ा सकता है, लेकिन आपको ये याद रखना है कि अगर यूएस फेड रेट इससे पहले भी 12 बार बढ़ा चुका था हिस्ट्री में, तो उधर 11 बार एक्चुअली मार्केट शॉर्ट अप किया था, तो एक्चुअली गिरा नहीं था। तो आपको डरना नहीं है, लेकिन हाँ, शॉर्ट टर्म में थोड़ा मार्केट एक्चुअली नेगेटिव भी दिखा सकता है आपको, लेकिन उससे आपको डरना नहीं है। आपको आपका इन्वेस्टमेंट होराइजन एटलीस्ट 7 to 10 ईयर्स रखना है। अगर आप म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में आ रहे हो, स्टॉक मार्केट में आ रहे हो, आपका होराइजन एटलीस्ट 10 ईयर्स होना ही चाहिए। नहीं तो आप कंसिस्टेंसी के पॉइंट से उतना अच्छा रिटर्न नहीं देख पाओगे, क्योंकि इक्विटी मार्केट में रिटर्न हमेशा लंपी होता है। ऐसे कोविड के बाद जैसा वो एक ईयर आया था ना, हट से बहुत रिटर्न आया था, उसीलिए उससे पहले वाला मतलब वो जो टोटल 7 ईयर्स में उसमें सीएजीआर रिटर्न बहुत अच्छा दिखाएगा, लेकिन वो कोविड वाला एक्स्ट्रॉर्डिनरी रिटर्न आप निकाल दो, तो जो मैंने उसमें एक रोलिंग रिटर्न वाला चार्ट में दिखाया, सिर्फ 10-12% ही रिटर्न आपको आएगा। तो इसीलिए आप आपको मार्केट टाइमिंग नहीं आता, मुझे भी नहीं आता, तो आपको वेट करना पड़ेगा 7-8-10 ईयर्स, ताकि आपको एक अच्छा रिटर्न देख पाए, क्योंकि ऐसा पीरियड आता है। कोविड वॉज जस्ट अ रीजन, ऐसा ऐसा चीजें मार्केट में होता रहता है। तो लास्ट पॉइंट, आपको कंटिन्यू करना है, और जब भी मार्केट में गिरावट आता है तो आप बड़े परचेस कीजिए। तो दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो। अगर आपको ये वीडियो काम का लगा है, आपको लगता है कि आपके लाइफ में कुछ वैल्यू ऐड होता है, और आपके किसी दोस्त को भी ये देख के मदद हो सकता है, तो प्लीज शेयर दिस वीडियो, please subscribe this video, and please like this video as well. So that's all for today. Thank you. We will meet in the next video.